Hello everyone. So welcome on my YouTube channel AJ Physics. So this is the first class of advanced quantum mechanics for the MSc level. कंडेंस मैटर फिजिक्स मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स और माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पूरे नहीं है बट फिर भी कंप्लीट है। मतलब किसी एक एमएससी के स्टूडेंट के लिए उतना पार्ट काफ़ी होता है एग्ज़ाम में बैठने के लिए, एग्ज़ाम में हिट करने के लिए। तो मैंने माइक्रोवेव और सॉलिड जो है वो तो आपको सेफ मोड में करवा दिए। सेफ मोड इन द सेंस कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अगर आपने उतना कर लिया जितना मैंने करवाया है। अब उसी प्रकार एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैं सेफ मोड के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा। जो तुम्हारी क्वांटम की पहली यूनिट है ना बेटा, वो है स्कैटरिंग। ठीक है, तो मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि तुम्हें दिख जाए जो मैं बता रहा हूँ। अब देखो, शुरुआत में जो यूनिट नंबर 1 है वो है स्कैटरिंग। ठीक है, अब स्कैटरिंग पार्ट वैसे बहुत आसान पार्ट है, सबसे आसान पार्ट स्कैटरिंग ये क्वांटम का, और सबसे बेसिक पार्ट भी है क्योंकि नेट में ये सवाल आता है स्कैटरिंग से। ठीक है, तो जो शुरुआत की यूनिट नंबर 1 है, अगर तुम शुरुआत की 3 यूनिट कर जाओगे ना तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा, जिसमें पहली यूनिट स्कैटरिंग है। बट इसका एरिया जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारे पास सेक्शन बी जो होता है ना एडवांस क्वांटम का, रिलेटिविस्टिक सेक्शन होता है, ये नॉन रिलेटिविस्टिक सेक्शन है। अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में आएंगे तो वो केजी इक्वेशन, डिराक इक्वेशन ये सब आती है, वो सब रिलेटिविस्टिक एरिया कहलाता है। रिलेटिविस्टिक एरिया का मतलब ये होता है जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेट टू द लाइट वेलोसिटी। तो वहाँ पर रिलेटिविस्टिक एरिया में फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं, रीजन चेंज हो जाता है, बट यहाँ पर हम जिस रीजन में काम कर रहे हैं वो नॉन रिलेटिविस्टिक है। इसीलिए एडवांस क्वांटम की ये यूनिट बाकी अदर यूनिट से डिफरेंट है। नेट में भी आप लोग करते हो तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, इनसे सवाल आते हैं, तो वो नॉन रिलेटिविस्टिक एरिया कहलाता है। अब बात करते हैं स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग का मतलब सिंपल क्या होता है? तो स्कैटरिंग का सिंपल मतलब होता है इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन होना। मतलब अगर दो पार्टिकल इंट्रैक्ट करते हैं आपस में, वो साझा करते हैं, कुछ आदान प्रदान करते हैं, तो उनमें इंट्रैक्शन कहलाता है। अब दो पार्टिकल अगर ऐसे कैसे निकल गए, एक पार्टिकल आया दूसरा पार्टिकल आया, वो ऐसा कैसा निकल गया, कोई मतलब ही नहीं किसी को, तो वो इंट्रैक्शन नहीं कहलाता। अब जैसे मान लो आप रोड पे चल रहे हो, तो रोड पे अगर आप गए, आप अगर बोल ही नहीं रहे हो किसी से, आप नज़दीक से गुजर गए, कोई मतलब ही नहीं रहा आपका उसका बोलने का, तो वो इंट्रैक्शन नहीं कहलाता। आप उससे बोलो, गुड मॉर्निंग करो, तो वो इंट्रैक्शन कहलाता है। दैट इज द कैटेगरी ऑफ द इंट्रैक्शन। तो दो पार्टिकल अगर आते हैं मान लो, ठीक है, और अगर उनमें इंट्रैक्शन होता है, कुछ चीज़ों का आदान प्रदान होता है, तो वो जो है स्कैटरिंग कहलाती है। फिर भैया अगर दो पार्टिकल आए तो फिर तो वो टकराएंगे भी सही, ठीक है ना। तो फिर तो जो एक कोलिजन होता है ना वो भी इंट्रैक्शन कहलाता है। कोलिजन में भी आप लोगों ने क्लासिकल में पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, पार्टिकल आते हैं, टकराते हैं, वापस चले जाते हैं, ठीक है ना, तो उनमें एनर्जी चेंज होती है, मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम का आदान प्रदान होता है। चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि वो वेस्ट हो गया, एक पार्टिकल का मोमेंटम दूसरे में ट्रांसफर होता है, एक पार्टिकल की एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर होती है, तो एक की कम हो जाती है, एक की ज़्यादा हो जाती है, बट रिजल्टेंट मोमेंटम और रिजल्टेंट एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन से आप फॉलो करते हो। नाउ द प्रश्न ये उठता है कि अब क्वांट स्कैटरिंग में और क्लासिकल के जो कोलिजन होता है उसमें क्या अंतर है? दोनों एक ही फिनोमिना है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। पार्टिकल का आना और इंटरेक्ट होना दोनों फिनोमिना में होता है, कोलिजन में भी होता है और स्कैटरिंग में भी होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि कोलिजन में पार्टिकल टच कर जाते हैं, बट स्कैटरिंग में पार्टिकल टच करें या नहीं भी करें एक ही बात है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, बट हाँ नॉर्मली स्कैटरिंग में पार्टिकल टच नहीं करते एक दूसरे को। तो भैया अब फॉर एग्जांपल अगर क्लासिकल की बात करें तो क्लासिकल में बिना टच करे इंट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। एक बात ध्यान रखना, पार्टिकल जब तक टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, वो मोमेंटम को ट्रांसफर नहीं करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करेंगे,
और जब वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो फिर वो इंट्रैक्शन नहीं कहलाएगा। इसका मतलब पार्टिकल्स का इंट्रैक्शन तभी माना जाएगा जब कोलिजन होगा इन द क्लासिकल। क्वांटम में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बिना पार्टिकल इंट्रैक्ट करे बिना पार्टिकल टच करे इंट्रैक्ट कर जाए, ठीक है। तो उस फिनोमिना को हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं। ये बेसिक थ्योरी होती है स्कैटरिंग की। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात समझो स्कैटरिंग के बारे में। दूसरी बात ये है कि ये फिनोमिना कहाँ पर यूज़ में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये फिनोमिना हाई एनर्जी फिजिक्स में यूज़ में आता है, मतलब कि न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज़ में आता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में पार्टिकल बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये एक हायर एनर्जेटिक फिनोमिना है। स्कैटरिंग का स्टडी हम फिजिक्स की किस रीजन में करते हैं, पहले तो वो बात। तो एक लाइन तो आप ये लिखो, स्कैटरिंग इज प्राइमरी मेथड। मतलब ये प्राइमरी है, मतलब आप लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो ना, मतलब शुरुआती स्कूल में, शुरुआती कक्षाओं में पढ़ते हो, तो पहले वहाँ पढ़ के आओ तभी तो आप लोग हायर स्टैंडर्ड में आते हो। तो भैया हाई एनर्जी फिजिक्स का सबसे बेसिक फिनोमिना है ये स्कैटरिंग, इज द प्राइमरी मेथड। बहुत सबसे लोएस्ट कैटेगरी का फिनोमिना है ये ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ टू इन्वेस्टिगेट हाई एनर्जी फिनोमिना। मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में ये चीज़ बहुत बेसिक और बहुत कॉमन चीज़ है। आप लोगों ने न्यूक्लियर भी पढ़ी है, आपने इस साल न्यूक्लियर पढ़ी है ना, तो उसमें आप लोगों ने स्कैटरिंग पढ़ी होगी। तो न्यूक्लियर समझ में नहीं आती बिना स्कैटरिंग के। तो यूज़ कहाँ आती है स्कैटरिंग, न्यूक्लियर में। किसका पार्ट है स्कैटरिंग, एडवांस क्वांटम का, ठीक है ना, स्कैटरिंग का पार्ट है। तो इस तरह से, तो दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाई एनर्जी फिनोमिना। हाई एनर्जी फिनोमिनन में ये चीज आती है, ठीक है। नाउ क्या होता है, मतलब मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग इज दैट, मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग, क्या मतलब होता है स्कैटरिंग का, जो भी आपको मैंने इतनी देर तक समझाया ना, वही मतलब होता है। व्हेन अ मूविंग पार्टिकल, व्हेन अ मूविंग पार्टिकल, अब इंट्रैक्शन की बात करी मैंने इतनी देर तक। इंट्रैक्शन का मतलब, इंट्रैक्शन अगर होगा ना तो पार्टिकल अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से चला जाएगा, मुड़ जाएगा। अगर वो मुड़ जाता है तो वो इंट्रैक्शन कर जाता है, नहीं मुड़ता है तो फिर इंट्रैक्शन नहीं करता। इंट्रैक्शन को मेजर करने का एक ही तरीका है, उस पार्टिकल का मुड़ना आप देख लो। अगर वो पार्टिकल मुड़ा मतलब कुछ इंट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। ये मुड़ने वाला सीन जो है ना, मूवीज में बहुत देखते हो आप लोग। यहाँ से कोई आता है, यहाँ से कोई आता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं रहा अगर दूसरे एक दूसरे का, तो ये निकल जाएगा यहाँ, ये निकल जाएगा यहाँ, कोई मतलब ही नहीं रहा, कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ। बट अगर वो आया और वो मुड़ा, इसका मतलब कुछ तो है, इसलिए वो इंट्रैक्शन का एक जानने का तरीका होता है। सो व्हेन अ मूविंग पार्टिकल चेंजेस its path, changes its path due to interaction, due to interaction with target। तो किससे इंट्रैक्शन होगा, टारगेट से इंट्रैक्शन होगा। ये बहुत बेसिक फिनोमिना है जो आगे बहुत काम आएगा। इज नोन एज स्कैटरिंग, इज नोन एज स्कैटरिंग। तो ये फिनोमिना क्या होता है, स्कैटरिंग होता है, इज नोन एज स्कैटरिंग। अब देखो, जैसे मान लो ये आपका कोई मूविंग पार्टिकल है, ये आ रहा है, यहाँ पर टारगेट है। न्यूक्लियर सॉरी यहाँ पर एडवांस क्वांटम में जो टारगेट होगा ना, जो इसको मोड़ेगा पार्टिकल को, वो पोटेंशियल होगा, कोई ना कोई सा पोटेंशियल होगा जो टारगेट पर होगा। और वो पोटेंशियल से जब पार्टिकल इंटरेक्ट करता है, ये पार्टिकल है, तो जब किसी पोटेंशियल से आपका पार्टिकल इंटरेक्ट करेगा तो पार्टिकल उस पोटेंशियल की वजह से अपना पाथ
ज़रूर से ज़रूर चेंज करता है, पक्का है कि वो अपना पाथ चेंज करेगा अगर वो किसी टारगेट से इंटरेक्ट करेगा। तो बेसिकली आपका जो पार्टिकल है वो यहाँ निकल जाएगा किसी अलग फिनोमिना में, यहाँ पे निकल जाएगा वो। किससे इंटरेक्ट करेगा? जब वो टारगेट से इंटरेक्ट, अगर टारगेट स्टेबल है तो टारगेट वहीं का वहीं रहेगा, बट अगर टारगेट मतलब कोई दूसरा पार्टिकल है और दूसरे पार्टिकल का पोटेंशियल है तो वो भी किसी दूसरे पाथ पर चला जाएगा। नॉर्मली हम लोग अगर टारगेट को जो है स्टेबल मानते हैं तो पार्टिकल जो है इस प्रकार से जो है मुड़ जाता है, ठीक है। सो जनरल फिजिकल प्रोसेस, वी कैन से दैट अ जनरल physical process a general physical process where some form where some form of of radiation such as light, नॉर्मली लाइट की बात करें हम लोग क्योंकि लाइट में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, सो सच एज लाइट, साउंड, ये सब रेडिएशन की टाइप है। और मूविंग पार्टिकल, अगर इनमें से भी कोई कुछ आता है, मूविंग पार्टिकल भी एक तरह का ही वो होता है फिनोमिना। तो मान लो लाइट आ रही है, साउंड वेव आ रही है, या फिर पार्टिकल आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो मान लो, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो एनर्जी लेके आ रही है, मूविंग पार्टिकल आर फोर्स्ड टू रेडिएट। फोर्स्ड का मतलब कहीं ना कहीं फोर्स होगा जो उसको मतलब डेविएट करेगा अपने पाथ से। फोर्स कहाँ से मिलेगा? इस टारगेट से। वो टारगेट में फोर्स कहाँ से आएगा? पोटेंशियल से। तो आप लोग जानते हो पोटेंशियल से फोर्स आ जाता है। तो यहाँ पे कोई फोर्स है जो इसको डेविएट करेगा, अपने पाथ से विचलित करेगा। डेविएट का मतलब क्या होता है? विचलित, पाथ से मोड़ना। आर फोर्स्ड टू डेविएट from a straight trajectory, from a straight trajectory by one or more by one or more uniformities, यूनिफॉर्मिटी से मतलब कोई भी, मतलब लाइक पोटेंशियल हुआ या कोई फोर्स हुआ वहाँ पे उसके द्वारा, इन मीडियम, किसी मीडियम में जहाँ से वो गुजर रही है, इन मीडियम थ्रू विच दे पास, थ्रू विच दे पास, तो जहाँ से वो गुजरे उस मीडियम से वो करती है। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको एक क्लासिकल मीनिंग समझा दे रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग, ये भी बेसिक फिनोमिना है किसी भी स्कैटरिंग फिनोमिना का। तो क्लासिकल मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग, ये भी समझ लीजिए आप लोग कि इसका मतलब क्या होता है। मोटा मोटा मतलब स्कैटरिंग का, ऊपर ऊपर से मतलब बेसिक फिनोमिना। देखो, सबसे पहले स्कैटरिंग की खोज की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने जब न्यूक्लियस की खोज की थी ना, तो न्यूक्लियस की खोज करते वक्त उसने सोने की झिल्ली पर अल्फ़ा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी थी। सो अल्फ़ा पार्टिकल जो है जा रहा था स्ट्रेट लाइन, और वो धीरे धीरे किसी शक्ति के द्वारा अपने पाथ से मुड़ गया। अब वो शक्ति क्या थी वो उसके समझ में नहीं आई, और उस शक्ति की खोज एज अ न्यूक्लियस, नाभिक के रूप में की गई। तो पार्टिकल थीटा की फॉर्म में डिफेक्ट हो गया। तो बेसिकली स्कैटरिंग कितना हुआ, कोई पार्टिकल कितना स्कैटर्ड हुआ, वो चीज़ जाननी है आपको। तो वो चीज़ जाननी है तो ऑब्वियस सी बात है
आपको थीटा मेजरमेंट लेना पड़ेगा, स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं इस चीज़ को। जो पार्टिकल जितना स्कैटरिंग एंगल कंटेन करता है, इसका मतलब वो उतना ही डेविएट हुआ है, मतलब अपने पथ से विचलित हुआ है। और अगर वो उतना डेविएट हुआ है, इसका मतलब उसमें उतनी अच्छी स्कैटरिंग हुई है। अब इसमें ये जो बी होती है मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच कहलाती है, मतलब पार्टिकल कितना दूरी से निकला। मान लो ये नाभिक है, तो नाभिक का पोटेंशियल अपने चारों ओर होगा, तो एक कोई टारगेट कितनी दूरी तक अपना पोटेंशियल विस्तारित करके रखता है, फैला के रखता है। तो पार्टिकल अगर उस रेंज में आता है तो उस रेंज से वो मुड़ जाएगा, अगर उससे बाहर है तो वो निकल जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि जितनी ज़्यादा फोर्स एरिया काम करेगा, उस फोर्स एरिया में अगर आपका पार्टिकल आता है तो वो डेविएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये पार्टिकल भी डेविएट हुआ, ये पार्टिकल डेविएट नहीं हुआ, ये पार्टिकल भी डेविएट हुआ, ये पार्टिकल भी तो मिनिमम अप्रोच क्या है इसकी, मिनिमम सबसे न्यूनतम दूरी, तो ये न्यूनतम दूरी कहलाती है पार्टिकल की, ठीक है ना। ये न्यूनतम दूरी कहलाती है पार्टिकल की। किसी बाकी पार्टिकल डेविएट तो बहुत सारे हो रहे हैं, बट ये मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच कहलाती है। अब समस्या वही तो है, कितने पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं। मान लो मैंने 10 पार्टिकल डाले, अब 10 में से केवल 7 पार्टिकल डेविएट हुए, 3 तो डेविएट हुए ही नहीं। 3 डेविएट क्यों नहीं हुए, क्योंकि वो उस पोटेंशियल रेंज में नहीं थे। 7 पार्टिकल पोटेंशियल रेंज में थे तो डेविएट हो गए, 3 पार्टिकल रेंज में नहीं थे तो डेविएट नहीं हुए। तो वही तो फिनोमेना स्कैटरिंग है। आपको ये मेजरमेंट लेना है कि कितने पार्टिकल डेविएट हुए हैं, वही स्कैटरिंग का मेजरमेंट होता है। अब इधर देखो, थोड़ा और आगे समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। जैसे मान लो, अब मैं एक नॉर्मल सा एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मान लो ये स्ट्रक्चर तो आपको समझ आएगा ना, आप चाहो तो यहाँ बना लो। मैं ये टारगेट है, ये पार्टिकल अगर रेंज से बाहर है तो नहीं होगा डेविएट, अगर रेंज में है तो डेविएट हो जाएगा। इसी प्रकार ये पार्टिकल अगर रेंज में है तो डेविएट नहीं होगा, और ये रेंज में आ रहा है तो ये डेविएट हो जाएगा। तो एक तो ये फिनोमिना है। अब इसको समझने के लिए एक चीज़ समझना, पार्टिकल जो होता है ना वो स्फेरिकल होता है, पार्टिकल को हम स्फेरिकल मानते हैं। तो कितने पार्टिकल डेविएट हुए, ये तो अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि उसको हम काउंट नहीं कर सकते। एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको आप लोग नहीं काउंट कर सकते। तो भैया कैसे मेजरमेंट लिया जाए स्कैटरिंग का, तो भैया जो डिटेक्टर होता है ना, आप यहाँ पे लगाते हो डिटेक्टर, डिटेक्टर के ऊपर पार्टिकल आके गिरता है और वो एक एरिया कंटेन करता है जिसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया एक स्फेरिकल एरिया होता है जिसे पार्टिकल कंटेन करता है। आप उस एरिया का मेजरमेंट ले लो बस। आपने अगर वो एरिया मेजरमेंट ले लिया तो इसका मतलब ये है कि हाँ, आप स्कैटरिंग का स्टडी कर पा रहे हो, ठीक है। सो सपोज एक पार्टिकल का बीम है, लेट अ बीम ऑफ पार्टिकल let a beam of particle incident on a certain scatterer, incident on a certain स्कैटरर। स्कैटर का मतलब जो स्कैटरिंग करवाता है, जिसे हम टारगेट बोलते हैं। इन ऑर्डर टू एनालिसिस, इन ऑर्डर टू एनालिसिस द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। अब आपको ये जानना है कि कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हुए या फिर स्कैटरिंग कितनी हुई, वो आपको जानना है। तो द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, ये आपको जानना है कि कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हुए इन अ सर्टेन डायरेक्शन, इन अ सर्टेन डायरेक्शन। We consider a slice of spherical geometry. We consider
a slice of spherical ज्योमेट्री। अब समझो, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई सारे पार्टिकल किसी डिटेक्टर पे आके जम गए ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में, तो इन सबका आप स्टडी एक साथ नहीं कर सकते। आप लोग क्या करो, एक स्लाइस मान लो। आप स्फेरिकल सिस्टम जानते हो, 3D में इसको समझना। स्लाइस का मतलब ये होता है, जब टमाटर की स्लाइस होती है, टमाटर एक स्फेयर होता है, तो उस टमाटर की एक स्लाइस काट लो, तो ये स्लाइस है टमाटर की। आप इसको ले लो और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट कर लो, इसका एरिया निकाल लो कितना होता है। यहाँ से मान लो, तो कोई भी स्लाइस का एरिया आपको निकालना है तो यहाँ एंगल चेक करना पड़ता है, ये एंगल कितना होता है। मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा, आपको समझ में नहीं आएगा वरना। ये मान लो ये है, ये स्लाइस कहलाती है, किसी भी स्फेरिकल सिस्टम की स्लाइस है, ये स्लाइस होती है। अब इस स्लाइस का एरिया काउंट कर लो। कैसे काउंट करोगे एरिया, यहाँ पे एक बना दो और यहाँ पे एक बना दो, तो ये एक स्मॉल एंगल कवर हुआ है इतना। कलर चेंज कर दूँ मैं आपके लिए, ये देखो ये स्लाइस है, तो ये वाला, तो ये एंगल देख लो, अब ये एंगल कितना है ना, और ये डिस्टेंस है। तो किसी भी स्फेरिकल सिस्टम में एक स्लाइस काट लेते हैं और उस स्लाइस में एक छोटा एरिया हम लोग देख लेते हैं कि उसमें कितना एरिया कवर हुआ है उस स्लाइस के द्वारा। इस स्लाइस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो स्केटर्ड होके आए हैं, वो डिटेक्टर में इस स्लाइस मतलब एक स्फेरिकल फॉर्म में जम गए सारे के सारे। और जब वो जम गए, क्योंकि आपका डिटेक्टर ऐसे गोल गोल घूमता है स्फेरिकल फॉर्म में, तो जब वो गोल गोल घूमेगा स्फेरिकल फॉर्म में आपका डिटेक्टर, तो वो चारों तरफ जितने पार्टिकल्स आएंगे, बिखरे हुए रहेंगे पार्टिकल्स, तो सभी दिशाओं में आएंगे पार्टिकल्स। तो डिटेक्टर ने उनके ऊपर कितना जमा किया, डिटेक्टर ने पार्टिकल्स को अपने अंदर कितना जमा किया, वो बताएगा स्फेरिकल ज्योमेट्री। तो एक स्लाइस ले लो आप, उसकी स्लाइस ऑफ स्फेरिकल ज्योमेट्री इक्वलेंट टू अ डिस्क। ये देखो लिख भी रखा है इक्वलेंट टू अ डिस्क, मतलब टमाटर की स्लाइस। टमाटर खाया है कभी स्लाइस की फॉर्म में, तो वो डिस्क की फॉर्म में तो होता है टमाटर। कैसा होता है टमाटर डिस्क की फॉर्म में, थोड़ी सी डिस्क में थिकनेस ला दो तो वो टमाटर की स्लाइस हो गई है आपके पास में, इक्वलेंट टू अ डिस्क। सो लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, let the number of particles reaching at the shaded geometry, reaching at shaded मतलब वो जो छायांकित भाग है ना, वो वाला shaded geometry, max angle, वो एंगल देख लो बस कितना कवर हुआ है, वो डी ओमेगा होता है। डी ओमेगा इज द एंगल जो 2 डायमेंशनल चीज़ें को मेजर करता है। एंगल जो होता है वो 1 डायमेंशन चीज़ें मेजर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ये लाइन 1D है, तो इस लाइन के दोनों छोर से अगर किसी पॉइंट पे हम लोग मिला देते हैं तो ये एंगल बनता है। ये एंगल इस लाइन की लेंथ को मेजर करता है। अगर ये रेडियस r है तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये r जितना ये आर्क जितना बड़ा होगा, मतलब ये जो आर्क को हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, चाप हिंदी में। तो चाप जितना ज़्यादा होगा कोण उतना ज़्यादा होगा, तो आर्क जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा। तो लेंथ का मेजरमेंट एंगल लेता है, बट एरिया का मेजरमेंट सॉलिड एंगल लेता है। तो वो जो मान लो ये जैसे वो कोई आपका ये एरिया है, इसका मेजरमेंट लेना है आपको, तो कैसे लोगे, इसके चारों हिस्सों को ऐसे मिला दो, तो ये जो बनता है गोल गोल सा 2 डायमेंशनल एंगल, वो सॉलिड एंगल कहलाता है। तो मान लो एरिया कितना कवर हुआ है, डी ओमेगा सपोज, ठीक है। सो हमें तो ये एरिया मेजरमेंट लेना है बेसिकली, क्योंकि उसी में पार्टिकल्स है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो काउंट करने बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, बट अगर आपने एंगल काउंट कर लिया तो अप्रोक्सीमेट पार्टिकल्स काउंट कर पाओगे कि हाँ इतने पार्टिकल जमा हो गए, ठीक है, वहाँ के डी ओमेगा। देन द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। डिफरेंशियल मतलब होता है छोटा सा पार्ट, उसे डिफरेंशियल बोलते हैं। और क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है कि उस एरिया में कितने पार्टिकल हैं।
तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स ऑन द सॉलिड एंगल, एंगल बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब एक कांस्टेंट के बराबर होगा जिसे बोलते हैं डी थीटा, दैट इज अ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन मतलब कि डी थीटा होता है, तो ये एंगल की फॉर्म में काउंट होता है, क्या होता है डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा को बोलते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का मीनिंग ये होता है कि अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो स्केटर्ड हुए हैं उनको निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना, पार्टिकल्स के स्केटर्ड होने की प्रायिकता, क्योंकि एग्जैक्ट निकालना तो इम्पॉसिबल है, आप केवल प्रोबेबिलिटी ही निकाल सकते हो पार्टिकल्स की कितने स्केटर्ड हुए। तो मान लो आपने n पार्टिकल डाले, बट आपको डिटेक्टर ने केवल डेल्टा एन ही काउंट करे जो स्केटर्ड हुए, तो स्केटर्ड तो वैसे बहुत सारे होंगे बट काउंट केवल डेल्टा एन हुए, तो हम ये मानते हैं कि n पार्टिकल्स में से केवल डेल्टा एन जो है स्केटर्ड हुए, तो स्कैटरिंग की प्रायिकता क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी डेल्टा एन अपॉन एन, वही डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है। तो बेसिकली इफ डेल्टा एन is the number of scattered particle, number of scattered particles, and n is the number of total incident particles, total incident particles. So we can say that d sigma, that is a differential cross section, वो प्रोबेबिलिटी को बताएगा कि n में से कितने स्कैटर्ड हुए। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन द यूनिट सॉलिड एंगल वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन n डेल्टा एन अपॉन डेल्टा डी ओमेगा। और थोड़ा सा और इसको कहीं कहीं बुक में ऐसा लिखा हुआ है डेल्टा एन को डी भी लिख सकते हैं, तो डी थीटा इज नथिंग बट इट जस्ट द प्रोबेबिलिटी विच टेल्स अबाउट द स्कैटरिंग, विच टेल्स अबाउट द स्कैटर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है ना। अब इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे, पर अब मैं आगे इसको कल पढ़ाऊंगा, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, आगे स्कैटरिंग वगैरह को कैसे एनालिसिस करना, तो ये सब बातें हम कल करेंगे। आज तो बेसिक बेसिक सी बातें बता दी मैंने आपको स्कैटरिंग के बारे में, और इतना ही ध्यान रखो। फिर इसके बाद आगे सेकंड क्लास में थोड़ा और आगे स्कैटरिंग को मैं समझाऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि आपके एमएससी में कौन से सवाल आ सकते हैं, ठीक है।